नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे बल की एक जानी पहचानी दुनिया से और पहुंचेंगे वैद्युत क्षेत्रों के एक ऐसे बहाव तक जिसे हम देख नहीं सकते। इस सफर में हम बल आघूर्ण, फ्लक्स और घन कोण जैसी चीजों को समझेंगे और देखेंगे कि ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, जरा सोचिए, कोई ऐसी ताकत जो दिखाई ना दे वो भला किसी चीज को घुमा कैसे सकती है? ये सवाल ही हमें हमारे पहले कॉन्सेप्ट की ओर ले जाता है। और इसका जवाब छिपा है बल आघूर्ण में, जिसे हम टॉर्क भी कहते हैं। कल्पना कीजिए कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, यानी एक ऐसी चीज जिसके दो सिरे हैं और दोनों पर अलग अलग चार्ज है। जब ये किसी वैद्युत क्षेत्र में आता है ना, तो उसे एक घुमाव महसूस होता है। चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि ये घुमाने वाला बल असल में काम कैसे करता है। तो ये बल आघूर्ण आखिर है क्या भला? बहुत आसान शब्दों में ये एक ऐसा बल है जो चीजों को घुमाने की कोशिश करता है। अब देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के दो सिरे होते हैं, है ना? एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। वैद्युत क्षेत्र क्या करता है? वो इन दोनों सिरों को अलग अलग दिशाओं में धकेलता है। इसी से बनता है एक बल युग्म। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बोतल का ढक्कन खोलना या गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील घुमाना, जहां हम दोनों हाथों से बल लगाते हैं। और इस बल का बस एक ही मकसद है, द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में सीधा कर देना। अच्छा, इस घुमाव को नापने का एक फॉर्मूला भी है। यहाँ जो टाउ है वो हमारा बल आघूर्ण है, पी द्विध्रुव की अपनी ताकत है और ई वैद्युत क्षेत्र की। लेकिन असली खेल तो साइन थीटा का है। थीटा मतलब वो कोण जो द्विध्रुव और क्षेत्र के बीच बन रहा है। यही कोण है जो सब कुछ तय करता है। और अभी हम देखेंगे कैसे। हाँ, तो ये जो घुमाव वाला बल है ना, ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि द्विध्रुव किस एंगल पर रखा है। कभी कभी ये बहुत ज्यादा होता है और कभी कभी तो बिल्कुल शून्य। चलिए इन दोनों सिचुएशंस को समझते हैं। ये टेबल देखिए, इससे सारी कहानी साफ हो जाती है। जब कोण 90 डिग्री का होता है, मतलब द्विध्रुव क्षेत्र के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तब बल आघूर्ण सबसे ज्यादा होता है। यही वो पॉइंट है जहां सबसे जोरदार घुमाव लगता है। लेकिन जैसे ही कोण 0 डिग्री होता है, यानी द्विध्रुव पूरी तरह क्षेत्र की दिशा में आ जाता है, तो कोई घुमाव नहीं होता, बल आघूर्ण शून्य हो जाता है। इसे कहते हैं स्थायी संतुलन। बिल्कुल वैसे जैसे कोई गेंद किसी कटोरे के तल में आराम से रखी हो। और 180 डिग्री पर वहां भी बल शून्य है, पर यह है अस्थायी संतुलन। मतलब किसी पहाड़ी की चोटी पर रखी गेंद जैसा, जिससे जरा सा धक्का लगते ही वो लुढ़क जाएगी। ठीक है, तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि कोई क्षेत्र किसी चीज पर बल कैसे लगाता है। पर एक सवाल अभी भी बाकी है, हम खुद उस क्षेत्र को कैसे मापें? किसी जगह से गुजर रहे क्षेत्र के बहाव का पता कैसे लगाया जाए? और यही सवाल हमें एक बिल्कुल नए और बहुत ही पावरफुल आइडिया की तरफ ले जाता है। और इसका जवाब है वैद्युत फ्लक्स। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर जरा इसे एक अदृश्य नदी के बहाव की तरह सोचिए। फ्लक्स बस हमें ये बताता है कि उस नदी का कितना पानी या प्रवाह किसी खास एरिया से होके गुजर रहा है। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं बारिश की बूंदों की तरह हैं। तो वैद्युत फ्लक्स क्या हुआ? ये बस ये गिनना हुआ कि किसी खिड़की से कितनी बूंदें अंदर आ रही हैं। सीधी सी बात है, ये किसी सतह से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को नापने का एक तरीका है, बस। तो सोचिए, अगर बारिश हो रही है और हमें एक बाल्टी में सबसे ज्यादा पानी भरना है, तो क्या करेंगे? बाल्टी को सीधा रखेंगे, है ना? बिल्कुल सीधा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बूंदें उसमें गिरें। फ्लक्स का भी यही हिसाब है। जब कोई सतह क्षेत्र रेखाओं के ठीक सामने यानी परपेंडिकुलर होती है, तो उसमें से सबसे ज्यादा प्रवाह गुजरता है। और अब अगर उसी बाल्टी को हम तिरछा कर दे तो जाहिर है उसमें कम पानी जाएगा। बस यही सिद्धांत यहाँ भी काम करता है। जैसे ही हम सतह को झुकाते हैं, कम क्षेत्र रेखाएं उससे गुजर पाती हैं और हमारा फ्लक्स घट जाता है। ये फॉर्मूला इसी कहानी को गणित की भाषा में बताता है। यहाँ फाई हमारा फ्लक्स है, ये वैद्युत क्षेत्र ई और सतह के एरिया ए पर निर्भर करता है। लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है कोसाइन थीटा। यही वो चीज है जो उस झुकाव का हिसाब रखती है। जब सतह सीधी होती है तो कोण 0 होता है
और cos 0 होता है 1, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स। लेकिन रुकिए, तब क्या होगा जब हमारी सतह चपटी न हो बल्कि घुमावदार हो, जैसे कि एक गेंद? यहाँ हमारे पुराने 2D एंगल काम नहीं करेंगे। अब हमें 3D में सोचना पड़ेगा, और इसके लिए हमें एक नए टूल की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है घन कोण या सॉलिड एंगल। इस तुलना से ये कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाएगा। जो हमारा साधारण 2D कोण होता है वो एक पिज्जा की स्लाइस जैसा है ना? वो एक सर्कल के चाप को मापता है। लेकिन एक 3D घन कोण वो एक आइसक्रीम कोन जैसा है। वो एक पूरे गोले की सतह पर एक हिस्से को मापता है, और इसकी यूनिट रेडियन नहीं बल्कि स्टेरेडियन होती है। और भी आसान भाषा में कहूं तो घन कोण बस ये मापता है कि किसी एक पॉइंट से देखने पर कोई चीज कितनी बड़ी दिख रही है। ये उस पॉइंट से उस चीज तक एक 3D कोण बनाने जैसा है, और इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ओमेगा, जो बराबर है एरिया को रेडियस के स्क्वायर से भाग देने पर। और यहीं पर एक बहुत ही खास बात आती है। किसी भी एक बिंदु के चारों ओर का कुल घन कोण हमेशा 4 पाई स्टीरेडियन होता है। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, एक जादुई नंबर, और यही वो चाबी है जिससे हम बंद सतहों से गुजरने वाले कुल फ्लक्स का पता लगाते हैं। तो हमने बल आघूर्ण को समझा, फ्लक्स को जाना और घन कोण के बारे में भी बात कर ली। पर सवाल ये है कि ये सारे टुकड़े एक साथ जुड़ते कैसे हैं? ये सब मिलकर हमें फिजिक्स के सबसे खूबसूरत और सबसे शक्तिशाली नियमों में से एक की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से देखते हैं कि हमारे टूलकिट में क्या क्या जमा हो गया है। हमने बल आघूर्ण से शुरुआत की, जिससे ये पता चलता है कि क्षेत्र में रखी कोई चीज घूमती कैसे है। फिर हम वैद्युत फ्लक्स पर आए, जिससे हम क्षेत्र के बहाव को माप सकते हैं। और आखिर में हमने घन कोण को समझा, जो 3D में इस बहाव को सही सही नापने का हमारा सबसे जरूरी टूल है। और ये सारी तैयारी हमें एक आखिरी और सबसे जबरदस्त सवाल पर ले आती है। अगर हम किसी बंद सतह से गुजरने वाले कुल फ्लक्स को गिन लें, तो क्या ये गिनती हमें उस सतह के अंदर छिपे वैद्युत आवेश के बारे में कोई राज बता सकती है? इसका जवाब गॉस के नियम में छिपा है, और यही वो कहानी है जिसे हम अगली बार सुनेंगे।